सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, जिसके अंदर कुछ बचे हुए टॉपिक कवर करूंगा बच्चे। जैसे कि हमने लिपिड अभी तक नहीं पढ़ा है, न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ा है और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पढ़ा है। इस लेक्चर के अंदर तीनों ही टॉपिकों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं भाई आपके सामने। जो लिपिड होता है उसको स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले आप सबको पता है लिपिड जो होता है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल है, इसलिए वो एसिड के अंदर भी सॉल्यूबल नहीं है। जब हमने सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स का एक्सट्रैक्शन किया था तब मैंने पढ़ाया था कि लिपिड जो है वो एसिड इनसॉल्यूबल पूल में मिलते हैं। ये मोस्टली वाटर में कैसे होते हैं बच्चे? इनसॉल्यूबल होते हैं। ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कंसिडर किए गए थे क्योंकि ये एसिड के अंदर इनसॉल्यूबल पूल में प्रेजेंट थे। बात समझ में आती है? जो फैटी एसिड होता है, अब ये जो लिपिड है वो कुछ कैटेगरी में मिलता है बच्चे, ध्यान से देखना। फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड फैट या फिर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन इसे आप कह सकते हो, जिसके अंदर COOH ग्रुप होता है बच्चे, जिसके अंदर COH ग्रुप होता है। फैटी एसिड का एक टिपिकल एग्जांपल लिखा है आपके सामने, पाल्मिटिक एसिड, जिसके अंदर 16 कार्बन होते हैं बच्चे, 16 कार्बन होते हैं। यहाँ पर जो एक कार्बन है वो तो इस COH ग्रुप के अंदर है बच्चे, और जो बाकी के कार्बन बचे वो CH3 की एक हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पर बना रहे हैं। इसको आप R चेन लिख सकते हो या फिर हाइड्रोकार्बन चेन पढ़ सकते हो। इसके अंदर 15 कार्बन है और जो 16th कार्बन है वो इस COH ग्रुप के अंदर है। ये पाल्मिटिक एसिड के लिए हमने फैटी एसिड ड्रॉ किया है, आपको स्ट्रक्चर बताइए। उसके बाद में है एरिकिडोनिक एसिड, इसके अंदर 20 कार्बन होते हैं बच्चे। इसकी हाइड्रोकार्बन चेन में 19 कार्बन है और 20th कार्बन जो है वो COOH ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है बच्चे। तो ये है कुछ फैटी एसिड के बारे में। फैट क्या होता है? लिपिड का ही एक फॉर्म है बेसिकली, आप समझ सकते हो बच्चे। तो मोस्टली इनसोल्यूबल है ना, मैक्रो बायोमोलिक्यूल के अंदर आता है बच्चे ये, क्योंकि ये इनसोल्यूबल है। लेकिन इसका जो वेट होता है ना बच्चे, लिपिड का वेट, वो 18 to 800 डाल्टन के बीच में ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसको फॉल्स मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको पढ़ाया है। बोलो, बात समझ में आती है? इसके बाद हमारे पास आता है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। देखो बच्चे, सेचुरेशन का मतलब ही होता है कंप्लीट हो गया। अगर कोई सेचुरेटेड थिंग है तो उसके अंदर कंप्लीटली फिल हो चुकी है चीजें, अब और नई चीजें ऐड नहीं हो सकती है, यानी कि उसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सेचुरेटेड के अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं, कोई डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। बात समझ आई? अनसेचुरेटेड का मतलब होता है ये पूरा भरा हुआ नहीं है, इसके अंदर सेकंड बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इन बॉन्ड को तोड़कर और भी चीजें भरी जा सकती है। तो अनसेचुरेटेड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एरिकिडोनिक एसिड एग्जाम्पल आता है बच्चे, यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड एग्जाम्पल आता है। फैट और ऑयल के अंदर क्या डिफरेंस होता है बहुत ध्यान से सुनो बच्चे। आपको पता है फैट जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, बट ऑयल जो है वो लिक्विड होता है बच्चे, क्योंकि फैट का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा, और ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चे? कम। अब आपके दिमाग में डाउट है कि ऐसा क्यों है? ध्यान से देखो, जो पैकेजिंग हो रखी है, जो पैकेजिंग किसकी बच्चे? इस फैट की, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है उसकी पैकेजिंग ज्यादा हो रखी है। पैकेजिंग ज्यादा है, ये किसका डायग्राम बनाया मैंने आपके लिए? फैट का। और ये किसका बनाया बच्चे? ऑयल का, है ना। फैट के अंदर पैकेजिंग ज्यादा हो रखी है जिससे सॉलिड नेचर ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। जो ऑयल है उसके अंदर पैकेजिंग कम हो रखी है, इसलिए लिक्विड नेचर ज्यादा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है बच्चे? कम आ रहा है। उम्मीद करता हूं स्लाइड की एक एक लाइन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आप इसे पॉज करके नोट करेंगे और फिर हम बढ़ते हैं आगे बच्चे। पॉज करके नोट कर लीजिए, बढ़िया से पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, और अगली स्लाइड पे मैंने डायग्राम बना रखा है आपके लिए एक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। देखो, फैटी एसिड जब एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तब एक नया स्ट्रक्चर बनेगा जो कि लिपिड से ही रिलेटेड है, फैट से ही रिलेटेड है। ध्यान से समझना इसे। मैंने यहां पर COOH ग्रुप था, ये क्या था? COOH ग्रुप। इधर जो हाइड्रोकार्बन की चेन थी इसे R2 लिखा है, इधर भी COOH ग्रुप था, इधर जो चेन थी हाइड्रोकार्बन की वो R1 लिखा है मैंने, इधर भी COH ग्रुप था, इधर जो चेन थी उसे हाइड्रोकार्बन 3 लिखा है, R3 लिखा है। बात समझ में आती है? यहां पर बॉन्ड बना है बेसिकली। ये क्या था? ध्यान से देखो, यहां पर 3 कार्बन थे, इधर भी OH था, इधर भी OH था, इधर भी OH था। इसको अगर समझना है तो पहले इधर आओ, आप डिटेल में समझाता हूं। अगर 3 कार्बन के ऊपर 3 OH, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हो तो हम उसे कहेंगे ट्राई हाइड्रोक्सी। भाई 3 OH जुड़े हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन के लिए लिख देंगे प्रोपेन। तो ये किसका स्ट्रक्चर है?
ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। बात समझ में आती है। इसी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं बच्चे? ग्लिसरॉल। तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ही क्या है? ग्लिसरॉल है। इस ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड जुड़ता है, कहां से जुड़ेगा? इस OH ग्रुप के साथ ईस्टर बॉन्ड बना के जुड़ेगा। ईस्टर बॉन्ड बना के जुड़ेगा इस OH ग्रुप के साथ एक फैटी एसिड, तो उसे हम कहेंगे मोनोग्लिसराइड। अगर दो फैटी एसिड जुड़ जाते हैं, एक यहां से और एक यहां से, तो वो क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड। अगर तीन फैटी एसिड जुड़ जाते हैं तीनों OH से, तो बनेगा ट्राइग्लिसराइड। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है बच्चे, ये ट्राइग्लिसराइड का ही है। बहुत ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को। ये एक फैटी एसिड है इधर वाला, ये दूसरा फैटी एसिड है और ये तीसरा फैटी एसिड है। ये किससे जुड़े हुए हैं? एक ग्लिसरॉल से, है ना, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन से जुड़े हुए हैं। OH जो ग्रुप थे उनका H इस H के साथ रिएक्ट कर चुका है बच्चे, और यहां पर OH ग्रुप जो है वो यहां पर रिएक्ट कर चुका है, इसलिए OH आपको विजिबल नहीं हो रहा है। और यहां पर ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है बच्चे? ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है। यहां पर जो OH लगा हुआ था किसमें? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन में। और यहां पर जो COOH था, इनके बीच में बॉन्ड बना है। यहां से दो तो H और एक ऑक्सीजन चला गया और बॉन्ड बना ओनली COO। इसी का नाम क्या है बच्चे? ईस्टर बॉन्ड है। एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पे रिमूव होता है जब ये बॉन्ड बनता है, तो बोलो बात समझ में आती है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है बच्चे? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल से ये स्ट्रक्चर बनी है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन के ऊपर तीन फैटी एसिड जुड़ने से ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर है। बोलो बात समझ में आती है। ट्राइग्लिसराइड की एक स्ट्रक्चर बना रखी है टिपिकली आपके सामने। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कैसे अटैच होते हैं, कौन सा बॉन्ड बनता है, एक एक लाइन जो आपको समझाई गई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद कर रहा हूं मैं आप पॉज करके नोट करेंगे बढ़िया से। थोड़ा सा गैप दे देता हूं यहाँ पे, मात्र 2 सेकेंड का। जल्दी से पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए बच्चे इसको। इसके बाद देखो बच्चे, जो लिपिड होता है वो 3 टाइप का होता है। अगर बिल्कुल फैट और ऑयल है तो उसे हम कहेंगे सिंपल लिपिड भाई, ठीक है। अगर इस फैट और ऑयल के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड, या फिर इसी को बोलते हैं बच्चे कॉम्प्लेक्स लिपिड। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसका एक टिपिकल एग्जांपल है लेसिथिन। क्या है? लेसिथिन। लेसिथिन को बहुत ध्यान से अगर देखो उसकी स्ट्रक्चर को, तो ये क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसके ऊपर एक फैटी एसिड, दूसरा और तीसरा, ये क्या बन गया? ट्राइग्लिसराइड। इस ट्राइग्लिसराइड के साथ जब N और 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े तो ये क्या बना है बच्चे? लेसिथिन बना है। एनसीईआरटी के अंदर लेसिथिन का स्ट्रक्चर मेंशन्ड है, तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे इसे। इस स्ट्रक्चर से इसे पहचाना जाएगा। ये तो ट्राइग्लिसराइड है बच्चे, है ना। इसके साथ क्या जुड़ा है? N और 3 मिथाइल ग्रुप यहां पर जुड़े हैं। अगले टाइप का जो लिपिड आता है वो डेरिवेटिव लिपिड आता है, जिसके अंदर स्टेरॉल आता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल उसका टिपिकल एग्जांपल है। कोलेस्ट्रॉल का एक टिपिकल डायग्राम, स्टेरॉल का टिपिकल डायग्राम हमने बना रखा है, जिसके अंदर 17 कार्बन दिखा रखे हैं। एक और डायग्राम बनाया है जिसमें 27 कार्बन हमने दिखा रखे हैं बच्चे। इसके अंदर आप देख सकते हो कितनी रिंग्स है, और ये जो पिंक डॉट मैंने बनाए हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें भी क्रिस्टल क्लियर है ना। इन चीजों में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट जितना स्लाइड में लिखा है वो आपको एज इट इज याद कर लेना है भाई, विदाउट एनी कंफ्यूजन। बात समझ में आती है? कोई भी डाउट है क्या? कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना भाई, पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया जाएगा। अगली स्लाइड पे आ जाओ बच्चे। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए और आरएनए आपने नाम सुन रखे हैं बच्चे। इसके अंदर होगा क्या, ध्यान से देखना। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसी को न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं। इसके अंदर पोली का मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रक्चर होता है बच्चे, वो स्ट्रक्चर बहुत सारे जुड़कर क्या बना लेते हैं? न्यूक्लिक एसिड बना लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ओनली न्यूक्लियोटाइड, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं बच्चे। सबसे पहला कंपोनेंट आता है नाइट्रोजन बेस। क्या आता है? नाइट्रोजन बेस। एक आता है पेंटोज शुगर और एक आता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या आता है बच्चे? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, इसी को फॉस्फेट ग्रुप आप कह सकते हो। फॉस्फोरिक एसिड आता है, एक नाइट्रोजन बेस आता है और एक पेंटोज शुगर आता है। पेंटो का मतलब ही 5 होता है बच्चे। इसके अंदर 5 कार्बन होंगे इस शुगर में। 2 टाइप की शुगर आती है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से। ये मैंने एक शुगर बनाई है, ये जो पेंटो शुगर है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। इसका नाम है राइबोज शुगर। क्या नाम है बच्चे? राइबोज शुगर। इसके अंदर कार्बन की नंबरिंग देखो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, और यहाँ पर ये क्या है बच्चे? 5th कार्बन है। इन कार्बन के ऊपर ध्यान से देखो OH लगे हुए हैं और H लगे हुए हैं दोनों साइड। बोलो बात समझ में आती है क्या? OH लगे हुए हैं और H लगे हुए हैं। ध्यान से देखना,
इसका भी OH नीचे, इसका भी नीचे, इसका भी नीचे, बट इसका OH ऊपर की तरफ हमने ड्रॉ कर रखा है। इसका नाम ध्यान में रखेंगे बच्चे, ये राइबोज है। क्या है ये? राइबोज पेंटोज शुगर है। अगर इसके सेकंड कार्बन से, यहां से ये जो OH है, इसका एक ऑक्सीजन अगर चला जाए तो इसे हम कहेंगे डीऑक्सी। भाई एक ऑक्सीजन बाहर चला गया तो ये क्या था? राइबोज। ये बन गया डीऑक्सी राइबोज। क्या बन गया बच्चे? डीऑक्सी राइबोज। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है डीऑक्सी राइबोज शुगर कैसे बनेगा? जब सेकंड कार्बन से एक ऑक्सीजन हट जाएगा तब। ये बन गया डीऑक्सी राइबोज। जो राइबोज है वो आरएनए में प्रेजेंट है और जो डीऑक्सी राइबोज है वो डीएनए में प्रेजेंट है। आरएनए का फुल फॉर्म ही होता है बच्चे राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इतना आपको समझ में आता है। फॉस्फोरिक एसिड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ये H3PO4 टाइप का एसिड होता है बच्चे। ये एसिडिक कैरेक्टर देता है डीएनए को। न्यूक्लिक एसिड ये कैसा है? एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो उसे एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। इसके बाद देखो बच्चे नाइट्रोजन बेस के बारे में। नाइट्रोजन बेस जो होता है इसके अंदर नाइट्रोजन होगा ही होगा और ये बेसिक कैरेक्टर देगा। कैसा कैरेक्टर देगा बच्चे? बेसिक कैरेक्टर देगा। ये दो टाइप का होता है बच्चे, एक प्यूरिन हो सकता है और एक पिरिमिडिन हो सकता है। प्यूरिन के अंदर एडिनिन और ग्वानिन आता है, पिरिमिडिन के अंदर साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आता है बच्चे। ये नाम है बच्चे नाइट्रोजन बेसिस के। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, 3 इधर आते हैं और 2 इधर आते हैं। याद ऐसे रखना, आलू गोभी कट, आलू गोभी कट, ये क्या है? साइटोसिल, यूरेसिल और थाइमिन। ये क्या है? एडिनिन और ग्वानिन। ऐसे याद रखेंगे प्यूरिन और पिरिमिडिन को। इनकी जो स्ट्रक्चर है बच्चे ये भी बहुत ध्यान में रखो। जो छोटा नाम है उसकी स्ट्रक्चर बड़ी होगी, प्यूरिन छोटा है इसकी स्ट्रक्चर बड़ी है। जो पिरिमिडिन बड़ा नाम है इसकी स्ट्रक्चर छोटी होगी। इसके अंदर कुछ ऐसी 1 साइकिल की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ ऐसी 2 साइकिल की यहाँ पर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगा भाई? 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर कार्बन पे होगा। इसके अंदर नाइट्रोजन 1 और 3 नंबर पे प्रेजेंट होगा। सर नंबरिंग कहाँ से करनी है वो बता दो। नंबरिंग के लिए मैंने एरो बना रखे हैं, देखो ऐसे होगी इसके अंदर नंबरिंग। इसके बाद एक्सक्यूज मी प्लीज, इसके अंदर नंबरिंग कुछ ऐसे होगी, इसके अंदर नंबरिंग कुछ इस डायरेक्शन में होगी और इसके अंदर नंबरिंग कुछ इस डायरेक्शन में होगी। सर स्टार्ट कहाँ से करें? मैंने यहाँ पर पॉइंट बना रखा है बच्चे, स्टार्टिंग पॉइंट नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट रहेगी उसकी। बोलो बात समझ में आती है? कोई भी डाउट आपको होना नहीं चाहिए। जो येलो डॉट मैंने बना रखे हैं ये डिनोट करते हैं, येलो और पिंक, नाइट्रोजन की पोजीशन को। किसको बच्चे? नाइट्रोजन की पोजीशन को डिनोट करते हैं। क्लियर है? हालांकि ये स्ट्रक्चर्स अभी पूछे नहीं जाते हैं रिसेंटली एग्जाम्स में, बट स्टिल यू हैव टू ड्रॉ, आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। नाइट्रोजन का नंबर याद रखो कहां पर है, इसमें भी याद रखो, इसके एग्जाम्पल याद रखो, इसके भी एग्जाम्पल याद रखो बहुत ही बढ़िया से। ये जो नाइट्रोजन है बच्चे ये हेट्रोसाइक्लिक कर देता है रिंग को। बिल्कुल, अगर पूरी साइकिल में कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट है तो उसे हम होमोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। अगर एक भी कार्बन के अलावा आइटम आ गया जैसे नाइट्रोजन तो वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो ही चुकी है ना। अथर देन कार्बन एटम अगर आ जाता है तो वो हो जाता है हेट्रोसाइक्लिक। इतना आपको ऑर्गेनिक से भी आइडिया है। बोलो इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है? पूरी स्लाइड बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं बताऊं ये नाइट्रोजन बेस डीएनए में और आरएनए में क्या क्या होते हैं भाई, 5 पढ़ाए हैं। देखो आपको ए पढ़ाया है, जी पढ़ाया है और कट पढ़ाया है बच्चे। इसमें से ये जो टी है ये ओनली डीएनए में मिलेगा और ये जो यू है ये ओनली आरएनए में मिलेगा। बाकी ये 3 दोनों डीएनए में भी मिलेंगे और ये आरएनए में भी मिलेंगे। तो अगर मैं लिखूं डीएनए में क्या क्या मिलेगा तो भाई ए मिलेगा, टी मिलेगा, सी मिलेगा, जी मिलेगा। आरएनए में क्या मिलेगा? ए मिलेगा, यू मिलेगा, सी मिलेगा, जी मिलेगा। बस टी की जगह यू मिल जाता है आरएनए में। बोलो बात समझ में आती है? बस इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। प्लीज इसको नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। लाइट भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा गर्मी यहाँ पे होती हुई, कोई बात नहीं, लेक्चर डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपन किसी भी कंडीशन में। इधर देखो, न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं बच्चे। नाइट्रोजन बेस बेसिक कैरेक्टर देता है, फॉस्फोरिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर देता है, नेगेटिव चार्ज भी देता है। पेंटोज शुगर 5 कार्बन से बनी हुई शुगर है। इसमें 2 टाइप आते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। इसके सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन के रिमूव हो जाने से ये बन जाता है बच्चे, ये आरएनए में होता है, ये डीएनए में होता है। जो नाइट्रोजन बेस है बच्चे ये 2 टाइप के हैं बच्चे, प्यूरिन है और पिरिमिडिन है। प्यूरिन के अंदर क्या क्या आता है बच्चे? यहाँ पर एडिनिन और ग्वानिन आता है। पिरामिडिन के अंदर साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आता है। बोलो बात समझ में आती है? जो थाइमिन होता है वो ओनली डीएनए में होता है, जो यूरेसिल होता है वो ओनली आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है।
इनकी स्ट्रक्चर नाम छोटा तो स्ट्रक्चर में 2 रिंग होती है भाई, 9 मेंबर की यहाँ पर डाइसाइक्लिक 2 रिंग है, यहाँ पर 6 मेंबर की एक ही रिंग होती है बच्चे, ये मोनोसाइक्लिक है। इस रिंग के अंदर नाइट्रोजन 1379 पे है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 और 3 के ऊपर प्रेजेंट है। एक भी वर्ड आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखो बच्चे एक स्ट्रक्चर बना रखी है, ये बनाया मैंने राइबोज शुगर। ये क्या है बच्चे, ये राइबोज शुगर है। क्या है ये राइबोज शुगर है। इस राइबोज शुगर के 1 नंबर कार्बन से ये क्या जुड़ रहा है, ये नाइट्रोजन बेस है बच्चे। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस और राइबोज शुगर न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट है ना, नाइट्रोजन बेस है ना, शुगर, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। तो वो कैसे जुड़ेंगे, कैसे न्यूक्लियोटाइड बनेगा, वो यहाँ पर बता रहा हूं मैं आपको। ये क्या है, राइबोज है। इसके 1 नंबर कार्बन से ये जो है नाइट्रोजन बेस का कार्बन ये अटैच होगा और यहाँ पर बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसे नाम दिया है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। बात समझ में आती है बच्चे। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। इसके बाद पेंटोज शुगर का ये जो 5 नंबर कार्बन है ये इधर फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ेगा बच्चे। ये जो फॉस्फोरिक एसिड था उस ग्रुप से जुड़ेगा बच्चे। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम लिख रखा है मैंने फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है बच्चे, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बन रहा है। किसके बीच में, फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर के बीच में। ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये नाइट्रोजन बेस जब शुगर के साथ जुड़ा तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अभी वो नहीं जुड़ा है, सिर्फ ये 2 जुड़े हैं, इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। जब ये तीनों जुड़ जाएंगे तब इसे बोलेंगे बच्चे न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आती है क्या। ईन कब लगाना है और इक कब लगाना है, एट और इक कब लगाना है, वो ध्यान से देखो। न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। टाइड तब बोलते हैं जब तीनों जुड़ जाते हैं, साइड तब बोलते हैं जब इसमें एसिड वाला ग्रुप नहीं जुड़ा होता। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये पॉलीमराइजेशन करता है। एक जैसे न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे लगातार चेन में जुड़ जाते हैं जिससे न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। आई थिंक बहुत बहुत क्लियर हो चुकी है चीजें। आप इसको नोट कर सकते हैं भाई, पॉज करके 1 मिनट का गैप देते हैं आपको ताकि आप पॉज करके अच्छे से नोट कर पाए। आगे बढ़ सकता हूं बच्चे, आगे देखो अगली स्लाइड पे, इधर देखो। नाइट्रोजन बेस का नाम है साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन। इनसे जब न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो इनके नाम में इन लगाना है पीछे। क्या लगाना है बच्चे, इन। साइटोसिन है तो साइटिडिन करना है, यूरेसिल है तो यूरिडिन करना है, थाइमिन है तो थाइमिडिन कर दिया, एडेनिन है तो एडिनोसिन कर दिया और ग्वानिन है तो ग्वानोसिन कर दिया। पीछे इन लगा दिया है। कुल मिला के बात को समझेंगे आप, बात समझ आई। नाइट्रोजन बेस में शुगर जुड़ गया है, राइबोज जुड़ गया है, तब क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर एसिड जुड़ गया तो हमें ईक या फिर एट लगाना है। ध्यान से देखना, साइटिडीन जो था, ये देखो बच्चे साइटिडीन है, इसका क्या लिखेंगे अपन, साइटिडिलिक एसिड या फिर साइटिडिलेट, ये लिखेंगे। ये जो यूरिडीन है इसका लिखेंगे यूरिडिलिक एसिड, थाइमिडीन को लिखेंगे थाइमिडिलिक एसिड, एडिनोसिन को लिखेंगे एडिनिलिक एसिड और ग्वानोसिन को लिखेंगे ग्वानिलिक एसिड। ये बन गए न्यूक्लियोटाइड के नाम, ये बन गए न्यूक्लियोसाइड के नाम और ये है नाइट्रोजन बेस के नाम। इफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इज यूज्ड देन नेम्ड विल बी डी। अगर देखो ये राइबोज शुगर यूज की गई है ना, तब इनके नाम ये है। अगर यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज किए जाए तो सब के आगे डी लग जाएगा, सारे नामों के आगे। इसमें तो शुगर है ही नहीं, इसमें शुगर है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर को यूज किया गया है तो यहाँ भी क्या लगता रहेगा आगे बच्चे, डी लगता रहेगा। बोलो बात समझ में आती है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे से इस टेबल को ड्रॉ कर लेंगे भाई, पॉज करके वीडियो को। कोई भी कंफ्यूजन हो मेंशन कर देना, आराम से क्लियर कर देंगे। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर देना, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड पूरा सपोर्ट किया जाएगा भाई। यहाँ पर समाप्त कर देते हैं अपन न्यूक्लिक एसिड को और आगे बढ़ जाते हैं भाई पॉलीसेकेराइड के टॉपिक पे। देखो बच्चे, पॉली का मतलब ही बहुत सारे होता है। क्या होता है, बहुत सारे। सेकेराइड यहाँ पर शुगर को डिनोट कर रहा है, तो पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल पूल में मिलती है बच्चे। ये कहाँ मिलती है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल पूल में मिलती है। काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है भाई ये। इनका वेट भी ग्रेटर देन 1000 डाल्टन की कैटेगरी में आता है। इनकी डेफिनेशन रहेगी, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं बच्चे। एल्डिहाइड और कीटोन ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चे। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रोक्सी होता है OH, पॉली का मतलब बहुत सारे। ये एल्डिहाइड के ऐसे फंक्शनल ग्रुप के साथ
बहुत सारे OH जुड़ने से बनता है, या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप के साथ बहुत सारे OH ग्रुप जुड़ने से बनता है, और इनके अंदर एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन होता ही है। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चे, अटैच्ड होता है। कायरल कार्बन वो कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है। एग्जांपल के लिए ध्यान से देखो बच्चे, मोनोसेकेराइड्स, इसके अंदर आती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ये जो मोनो वर्ड है ये डिनोट कर रहा है कि ये एक ही स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे कहूं मैं ओलिगोसेकेराइड, तो इसके अंदर बहुत सारे मोनोसेकेराइड होंगे। कितने होंगे, 2 to 9 मोनोसेकेराइड अगर अटैच हो जाते हैं तो उसे ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। इसके अंदर डाइसेकेराइड जिसके अंदर 2 ही है, वो एग्जांपल हमारे पास है सुक्रोज और लेक्टोज। सुक्रोज के अंदर आएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। याद इसे रखेंगे भाई इस ट्रिक से, सुंदर GF है ना, G का मतलब ग्लूकोज, F का मतलब फ्रक्टोज, और सुंदर के S का मतलब सुक्रोज। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है, सुंदर GF ट्रिक से याद रख लेना। लेक्टोज के अंदर होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज बच्चे। गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, लेक्टोज बनाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाता है, लेक्टोज बनाता है। ये डाइसेकेराइड के एग्जांपल है, अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद बच्चे पॉलीसेकेराइड, बहुत सारे सेकेराइड, अगर 10 या 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड जुड़ जाते हैं तो पॉलीसेकेराइड बन जाता है। इधर आओ बच्चे, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है और एक फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं और ये कीटोन के हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं। इसके ऊपर हाइड्रोक्सी बहुत सारे OH लगे हुए हैं, देख सकते हो। इसके ऊपर भी हाइड्रोक्सी बहुत सारे H लगे हुए हैं, देख सकते हो। कोई भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। प्लीज वीडियो को पॉज करें और इस पोर्शन को भी अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे भी। कोई भी डाउट नहीं है बच्चे, अगली स्लाइड पे आ जाओ। यहां पर मैंने क्या किया है, जो ग्लूकोज है और राइबोज है इनकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है आपके सामने। ये एक चेन स्ट्रक्चर है, इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके आपको दिखाया है बच्चे। ये जो कार्बन है दैट इज द फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं तो ये 6 के 6 कार्बन आपके सामने है भाई। और यहां पर अगर लेबलिंग करूं, नंबरिंग करूं, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन बच्चे। 6 कार्बन कुछ ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ये 5 है बच्चे ना, इरेजर दो एक सेकेंड, इट इज फिफ्थ कार्बन। ये 6 कार्बन कुछ ऐसे अरेंज हो जाते हैं बच्चे और बीच में एक ऑक्सीजन यहां पर अटैच हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ये पूरी 6 मेंबर की रिंग यहां पर बन जाती है। मेंबर 6 है यहां पर, बट रिंग के अंदर 5 ही कार्बन है, एक कार्बन यहां पर बाहर रहता है बच्चे। ये जो ग्लूकोज है जिसके अंदर OH नीचे रहता है इसे बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, अगर OH क्या रहता है बच्चे, डाउन रहता है फर्स्ट कार्बन का तो इसे बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। अगर फर्स्ट कार्बन का OH अप चला जाता है तो इसी को बोलते हैं बच्चे बीटा ग्लूकोज। बात समझ में आती है। तो अल्फा और बीटा का कन्वर्जन यहां से होता है। अगर ये OH ऊपर चला जाए, H नीचे आ जाए तो क्या बन जाएगा, बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। OH नीचे रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे। सेम उसी प्रकार ये क्या है बच्चे, राइबोज है अपने पास। राइबोज के अंदर ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 5 कार्बन है। और यहां पर नंबरिंग कर लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा कार्बन बाहर निकल गया, एक ऑक्सीजन आ गया, 5 मेंबर की रिंग यहां पर भी बन गई है। कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट हो गया, आप देख सकते हो। बात क्लियर है बिल्कुल, स्ट्रक्चर कैसे बना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़िया से ड्रॉ कर लेंगे इसे भाई पॉज करके, फिर हम बढ़ेंगे अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे आ जाते हैं बच्चे, पॉलीसेकेराइड्स। देखो बच्चे, पॉलीसेकेराइड्स का मतलब है बहुत सारे मोनोसेकेराइड के यूनिट यहां पर अटैच होंगे। कितने, बहुत सारे, कितने। ओलिगो के एग्जांपल्स यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं डिटेल में, बट पॉलीसेकेराइड को एनसीईआरटी डिटेल में देती है तो डिटेल में स्टडी करते हैं भाई। 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड होंगे यहां पर। होमोपॉलीसेकेराइड अगर वो 10 के 10 सेम नेचर के हैं, आइडेंटिकल है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड अगर वो अलग अलग मोनोसेकेराइड है, किसी पॉलीसेकेराइड के अंदर अगर सेम टाइप के मोनोसेकेराइड है तो वो होमोपॉलीसेकेराइड, अगर अलग अलग है तो वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड हो जाएगा। होमो के अंदर क्या एग्जांपल है बच्चे, सेलुलोज आता है जो ग्लूकोज से बना होता है बच्चे, स्टार्च आता है जो ग्लूकोज से बना होता है, ग्लाइकोजन आता है जो ग्लूकोज से बना होता है, काइटिन आता है जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन नाग यूनिट से बना होता है, और इनुलिन आता है जो कि फ्रक्टोज यूनिट से बना होता है। यहां पर हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन आता है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलता है। इसके अंदर होते कौन कौन से मोनोमर है, ध्यान से देखो, नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन,
उसके अलावा नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये दोनों यूनिट यहाँ पर मिली हुई होती है। एक से ज्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट है, इसलिए ये हेट्रोपोलीमर हो चुका है भाई पॉलीसेकेराइड का। बात समझ में आती है। उसके अलावा हाइल्यूरोनिक एसिड, इसको भाई एनिमल की सीमेंट कहा जाता है। एनिमल्स के अंदर जहां भी जगह होती है सीमेंट की तरह जोड़ने के लायक, वहां पर हाइल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर नाग यूनिट होती है और यहाँ पर ग्लूकोरोनिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है बच्चे। तो ये एज इट इज नोट करके आपको याद करना है भाई। इधर आओ, वापस कुछ टॉपिक और छूट रहे हैं। जो सेलुलोज होता है वो प्लांट की सेल वॉल में मिलता है भाई, इसलिए पेपर के अंदर भी प्रेजेंट होगा। जो स्टार्च होता है बच्चे, ये प्लांट के अंदर स्टोर होता है। स्टार्च के अंदर दो चीजें हैं भाई, एक तो अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है वो 30% होता है और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो 70% हो जाएगा भाई। जो अमाइलोज होता है वो नॉन ब्रांच होता है और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो ब्रांच्ड होता है। नॉन ब्रांच कुछ ऐसा होगा लीनियर स्ट्रक्चर, इस पे अगर आप आयोडीन डालोगे तो कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं होगा, कोई ब्लू कलर नहीं आएगा। लेकिन अगर ब्रांच कंडीशन हो गई, हेलिकल्स यहाँ पर बन गए, ये क्या बन गया बच्चे, हेलिक्स बन गया, हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया, इसके अंदर आयोडीन रुकेगा और वो ब्लू कलर रिप्रेजेंट करेगा, इसे बोलेंगे आयोडीन का पॉजिटिव टेस्ट। तो आयोडीन का पॉजिटिव टेस्ट कौन देगा, जिसके अंदर हेलिकल्स प्रेजेंट है, जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। स्टार्च के अंदर 70% ब्रांच्ड पोर्शन है जिसे अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं, वो क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा बच्चे। और जो सेलुलोज होता है वो पूरा का पूरा लीनियर होता है, इसलिए आयोडीन का नेगेटिव टेस्ट देगा। स्टार्च पॉजिटिव टेस्ट देगा। ग्लाइकोजन ब्रांच्ड होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। ये एनिमल्स के अंदर स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन। जो काइटिन होता है बच्चे, इसके अंदर यूनिट तो आपने पढ़ी ली, कौन सी होती है भाई, नाग यूनिट होती है। ये सेल वॉल ऑफ फंजाई में प्रेजेंट होता है। ये ऑर्थोपोडा के एक्सोस्केलेटल में भी प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे बायो को डिटेल में पढ़ाऊंगा 4th चैप्टर में ये चीजें फिर से आएगी। ऑर्थोपोडा, इसका एक्सोस्केलेटन फिर से आएगा। जैसे जैसे 2nd चैप्टर पढ़ाऊंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें फंजाई की सेल वॉल को फिर से डिस्कस किया जाएगा। तो ये चीजें हैं जिनको आप अच्छे से नोट करेंगे और याद करेंगे बच्चे। एज इट इज जितना समझाने का पोर्शन है समझा ही दिया है, इसको लिखें और अच्छे से पढ़े। बोलो आगे बढ़ सकता हूं क्या, नोट किया पॉज करके, बहुत ही बढ़िया। अगली स्लाइड पे आ जाते हैं बच्चे। इस स्लाइड पे इसके अंदर पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर है। यहां पर मैं दो ही बातें बताऊंगा, आपको पता है मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूं डिटेल में, जितना एनसीईआरटी में है केवल उतना बच्चे। दो चीजें ध्यान में रखना, अगर पॉलीसेकेराइड की चेन लीनियर बन रही है तो इनके बीच में जब मोनोसेकेराइड यूनिट जुड़ती है तो इनके बीच में बॉन्ड बनता है 1,4-N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बनता है, 1,4-N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक तरफ कार्बन होता है, एक तरफ नाइट्रोजन होता है, इसलिए N ग्लाइकोसिडिक यहां पर आ रहा है, N नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आई। लेकिन अगर इस लीनियर स्ट्रक्चर के साथ ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर जुड़ती है तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये 1,6-N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये कौन सा होता है, 1,6-N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और वापस ये वाला बॉन्ड वापस 1,4-N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। और जो पॉलीसेकेराइड बहुत लंबी यूनिट है, इस यूनिट का जो राइट एंड होता है, कौन सा एंड बच्चे, राइट एंड होता है, ये रेड्यूसिंग एंड होता है। कैसा होता है, ये रेड्यूसिंग एंड। राइट कैसा है बच्चे, रेड्यूसिंग है। इसे टोलेंस रिएजेंट से या फिर फेलिंग सॉल्यूशन से आप टेस्ट करके पता कर सकते हो। राइट को रेड्यूसिंग कंसिडर किया गया है भाई, RR से याद रखना। राइट कैसा है, रेड्यूसिंग नेचर का है। उसके अलावा इस स्ट्रक्चर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद रखना पड़े। जो समझना है मैंने आपको समझा दिया है। बोलो बात समझ में आती है। बॉन्ड का नेचर ध्यान में रखना, लीनियर कंडीशन में कौन सा है और जहां पर ब्रांचिंग होती है वहां पर कैसा है, ब्रांचिंग होने के बाद वापस लीनियर वाला बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। बात समझ आती है। और राइट एंड रेड्यूसिंग है, ये अच्छे से याद कर लेंगे बच्चे, कोई भी डाउट यहाँ पर होना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर है आपके सामने। एमिनो एसिड के तीनों स्ट्रक्चर मैंने पहले लेक्चर में आपको बना के बता दिए। ट्राइग्लिसराइड मैंने बना के बता दिया। ये ग्लिसरॉल जो है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन बता दिया आपको। पाल्मिटिक एसिड आपको बता दिया। शुगर कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्ट्रक्चर मेंशन है, ग्लूकोज के, राइबोज के, सारे आपको बता दिए हैं। वही स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के हैं जो सारे आपको डिटेल में बता दिए गए हैं भाई, एक भी स्ट्रक्चर छूटा नहीं है, ये बता रहा हूँ। लेसिदिन का स्ट्रक्चर हमने आपको बता ही दिया है, एन के साथ 3 मिथाइल जुड़े हुए, इससे आइडेंटिफाई करेंगे। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बताया था 27 कार्बन का। ये एडिनिन, ध्यान से देखो, एडिनिन हो गया, यूरेसिल हो गया, एडिनोसिन हो गया, है ना, एडिनिलिक एसिड हो गया, यूरिडीन हो गया, या फिर न्यूक्लियोटाइड है। ये सब जो है, ये जो क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड का एरिया, ये न्यूक्लियोसाइड का एरिया बीच वाला, और ये नाइट्रोजन बेस का एरिया।
इन नाइट्रोजन बेस से न्यूक्लियोसाइड बने, फिर क्या बने, न्यूक्लियोटाइड बने। ये उनके स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं, मैंने कॉमन स्ट्रक्चर बताए। इन कॉमन स्ट्रक्चर में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं बच्चे। सर ये आप पढ़ा नहीं रहे हो डिटेल में चेंजेस। अरे भाई सर को सब पता है कौन सी चीज कहाँ पढ़ानी है। जब आपको 12th क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डिटेल में पढ़ाता हूं तो वहां पर ये एक एक स्ट्रक्चर डिटेल में ड्रॉ करके सिखाता हूं और इनके सुपरफिशियल नाम भी बताता हूं मैं कि एडिनिन को कौन सा प्यूरिन बोलते हैं, कितने नंबर पे अमीनो है, इसलिए इसको वो प्यूरिन बोल देते हैं। बात समझ आई क्या? 6 अमीनो प्यूरिन इसका नाम है एडिनिन का, तो 6 नंबर पे ओनली अमीनो ग्रुप अटैच करना होता है और प्यूरिन का एक स्ट्रक्चर याद करना होता है। अभी के लिए आप इनको अच्छे से ड्रॉ करें, समझें और आगे बढ़ जाएं। जब इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा मॉलिक्यूलर बेसिस में तो आपको समझ में सब आ जाएगा। बात समझ में आती है? सब का मतलब केवल ये स्ट्रक्चर है बच्चे, बाकी तो समझ में आ ही गया है, उसको याद करो एज इट इज। तो ये है बच्चे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आपका, जिसका एक भी पॉइंट एनसीईआरटी का हमने छोड़ा नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद हम ये लेक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने कहा लेक्चर आज ही शूट होना चाहिए और अपलोड होना चाहिए बच्चे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। उसके अलावा मैं आपको बता दूं बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई रहे हैं भाई थोरेक्स के ऊपर शॉर्ट वीडियो के अंदर, उनको जरूर से देखा करें आप, है ना, टाइम निकाल के जरूर से उन्हें देखा करें, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये तो कोई नहीं कह सकता है ना कौन सा आएगा, बट जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ब्रेन शार्प बनेगा आपका। थैंक यू सो मच भाई, अगले वीडियो में मिलते हैं भाई, चिल देन।